हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रिसर्च प्रपोजल के बारे में बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, किस तरह से रिसर्च प्रपोजल को बनाया जाता है और रिसर्च प्रपोजल का क्या फॉर्मेट होता है। तो इस तरह से हम इस वीडियो के माध्यम से रिसर्च प्रपोजल के फॉर्मेट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाएंगे कि किस तरह से आपको रिसर्च प्रपोजल को बनाना है। और जब आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद से अपना रिसर्च प्रपोजल को बनाना सीख लेंगे। जो ये रिसर्च प्रपोजल होता है, एक तो ये पीएचडी से संबंधित होता है। जब पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद अगला स्टेप होता है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू के दौरान आपको रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होता है। और कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो इंटरव्यू के दौरान रिसर्च प्रपोजल को कंपलसरी करती है, और कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो इंटरव्यू के दौरान रिसर्च प्रपोजल को कंपलसरी नहीं करती है। तो ऐसे में जो यूनिवर्सिटियां तो रिसर्च प्रपोजल को कंपलसरी करती है, वहां तो आपको रिसर्च प्रपोजल लेके जाना ही होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटियां रिसर्च प्रपोजल को कंपलसरी नहीं करती है, वहां पे भी अगर आप रिसर्च प्रपोजल को लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो फायदेमंद होता है। क्योंकि एक तो आपको इस चीज को समझना होगा, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है तो एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह से आपके सब्जेक्ट का नॉलेज का टेस्ट वहां पे होता है, और इंटरव्यू में क्या होता है। इंटरव्यू में आपसे रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं, आपके रिसर्च का टेस्ट होता है, क्योंकि आप पीएचडी करने जा रहे हैं। तो आपको उस दौरान ये पूछा जाएगा कि किस तरह से, क्या आपने पीएचडी के लिए कोई टॉपिक सोचा है तो ये टॉपिक क्यों सोचा है, और उस टॉपिक के क्या ऑब्जेक्टिव है, और क्या इसकी हाइपोथेसिस है, क्या इसकी मेथोलॉजी होगी, और कैसे आप सैंपल को कलेक्ट करेंगे। तो ये सब पूछा जाएगा। अगर आप उस दौरान रिसर्च प्रपोजल को आगे रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका संपूर्ण जो इंटरव्यू है वो आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि आपके पास एक रिसर्च का ब्लूप्रिंट है और आप किस तरह से पीएचडी करोगे, किस तरह से आप ये जो रिसर्च है इस रिसर्च को कंप्लीट करेंगे, आपके पास इसका पूरा रोड मैप है। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू के दौरान जो ये रिसर्च प्रपोजल है ये संजीवनी बूटी का काम करेगा आपके लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में प्रवेश क्यों ना लेना चाह रहे हो, जो रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्मेट है वो लगभग एक जैसा होता है। तो आप सभी के लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी रहने वाली है। और उत्तराखंड कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई थी, और उसके एंट्रेंस एग्जाम तो हो गए हैं। अब अगला स्टेप है इंटरव्यू का। और उत्तराखंड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में 4 यूनिवर्सिटियां हैं उत्तराखंड की, जिसमें कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी है, और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटियां हैं। तो इस तरह से ये 4 यूनिवर्सिटी है। इन चारों यूनिवर्सिटी के लिए कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम तो हो गए हैं, अब होंगे इंटरव्यू। और इन चारों यूनिवर्सिटियों ने इंटरव्यू के दौरान रिसर्च प्रपोजल को कंपलसरी नहीं किया है। अगर आप इन यूनिवर्सिटियों में इंटरव्यू के दौरान रिसर्च प्रपोजल लेके जाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। एक तो इन सभी यूनिवर्सिटियों में, या इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी क्यों ना देख ले हम, सभी यूनिवर्सिटियों में सीटें लिमिटेड होती है।
सीटें लिमिटेड होती है और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आई हुई होती है। और इन यूनिवर्सिटियों में भी जो ये उत्तराखंड की स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, यहां पर अदर स्टेट के एप्लीकेशंस भी होते हैं। तो ऐसे में जब लिमिटेड सीट है तो आपको अन्य कैंडिडेट से डिफरेंट होना ही होना पड़ेगा, तब जाकर के आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना सकेंगे। तो इंटरव्यू के दौरान एक तो आपको ये चीज जरूर समझनी होगी कि इंटरव्यू किस पे बेस्ड होता है और इंटरव्यू क्यों होता है। क्योंकि आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो रिसर्च से संबंधित आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। इंटरव्यू के दौरान आपसे यह पूछा जाएगा कि आपने रिसर्च के लिए टॉपिक सिलेक्ट किया है, क्या टॉपिक है और ये टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया गया है, और इस रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या हाइपोथेसिस होंगी, क्या मेथोलॉजी होंगी और किस तरह से आप सैंपल को कलेक्ट करेंगे, और क्या आपने एरिया सिलेक्ट किया है, ये एरिया ही क्यों सिलेक्ट किया है। तो ये सब क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इस दौरान आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपका जो संपूर्ण जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू आपके पक्ष में हो सके। तो यहां पे इन चारों यूनिवर्सिटियों में आप जरूर आप रिसर्च प्रपोजल बना करके ले जाए। और जो किसी अन्य यूनिवर्सिटियों में इंटरव्यू दे रहे हैं या अन्य यूनिवर्सिटियों में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो भी जरूर रिसर्च प्रपोजल बना करके ले जाए, क्योंकि यहां से आपकी सीरियसनेस दिखती है, आपको किस तरह से रिसर्च के बारे में नॉलेज होती है, क्योंकि आपके पास रोड मैप है पूरा उस टॉपिक से संबंधित। तो जो इंटरव्यू बोर्ड है, इंटरव्यू बोर्ड को ये लगता है कि किस तरह से जो ये आगे कैंडिडेट बैठा है इसको रिसर्च के बारे में नॉलेज है, इसको अपने टॉपिक से संबंधित इसको ये मालूम है कि किस तरह से मुझे इसको आगे बढ़ाना है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या हाइपोथेसिस होंगी। तो यानी कि थोड़ा बहुत उसे नॉलेज जरूर है। तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरव्यू है ऐसे में आपके पक्ष में रहेगा। तो इस तरह से ये रिसर्च प्रपोजल की इंपॉर्टेंस होती है। तो आप जरूर आप रिसर्च प्रपोजल बना करके ले जाइएगा। और रिसर्च प्रपोजल से संबंधित या कोई भी अन्य टॉपिक से संबंधित अगर आपकी कोई भी शंकाएं हो तो उन शंकाओं को, उन डाउट्स को आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसके लिए ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर समाधान देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाना है। जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको कवर पेज बनाना है। वो कवर पेज कैसा होगा, किस तरह से होगा, वो मैं आपको यहां पे इस स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है, यानी कि अनुसंधान प्रस्ताव, और उसके बाद आपको अपने टॉपिक के टाइटल नाम लिखना है कि जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, उसको आपको यहां पे लिखना है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए यहां पे ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन इन उत्तराखंड ये टॉपिक लिया है। इस टॉपिक के माध्यम से ही मैं आपको संपूर्ण रिसर्च प्रपोजल को समझाने वाला हूं। तो यहां पे आप सबसे ऊपर अपने टाइटल का नाम लिखिए। ध्यान रखिए कि जो आपने टॉपिक का जो टाइटल नाम दिया है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेट होना चाहिए। वो चाहे आपके साइंस के कोई सब्जेक्ट हो, वो चाहे आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट हो, वो टाइटल आपके सब्जेक्ट से रिलेट होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको अपने संकाय का नाम लिखना है, साइंस है या आपका आर्ट्स है, क्या है। और उसके बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है, और उसके नीचे आपको ईयर लिखना है, कौन से ईयर में आप इंटरव्यू दे रहे हैं। और उसके बाद आपको पीएचडी, और यहां पे अपना सब्जेक्ट का नाम लिखिए, पीएचडी शोध उपाधि में प्रवेश के लिए प्रस्तावित शोध प्रस्ताव, ये आप लिख दीजिएगा। सबसे नीचे आपको शोधार्थी, यहां पे अपना नाम, यहां पे नामांकन संख्या, यहां पे रोल नंबर।
तो इस तरह से आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसका कवर पेज बन जाएगा। तो इस तरह से आपको कवर पेज बनाना है। अब इसके बाद आपको रिसर्च प्रपोजल को स्टेप बाय स्टेप तैयार करना है। ध्यान रखिए, जो आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे वो कम शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको इंटरव्यू के दौरान 2 से 3 मिनट मिलते हैं। 2 से 3 मिनट में जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं उनको आपको रिसर्च प्रपोजल को देखने का टाइम नहीं है। वो सरसरी निगाहों से देखेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, मेथोलॉजी क्या रहने वाली है, वो आपसे पूछेंगे। तो आपको कम शब्दों में सटीक जवाब देना है। तो यहां पे आपको रिसर्च प्रपोजल को भी कम शब्दों में तैयार करना है। ये 4 से 5 पेज का रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि अब आपको किस तरह से, कौन से फॉर्मेट के तहत आपको रिसर्च प्रपोजल को तैयार करना है। तो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावित शोध कार्य का परिचय। ये प्रस्तावित आप जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि आप प्रपोज्ड कर रहे हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, आप वहां पे प्रपोजल दे रहे हैं। तो यहां पे प्रस्तावित शोध का परिचय आपको यहां पे लिखना है, यानी कि जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको यहां पे इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है। जैसे कि मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो क्या है, ड्रैगन फ्रूट से संबंधित। तो यहां पे मैंने ड्रैगन फ्रूट का परिचय दिया है कि ड्रैगन फ्रूट दुनिया में अपने उपभोग, स्वास्थ्य के लिए और औषधीय लाभों के लिए बड़ी मुखरता से सामने उभर कर आया। ड्रैगन फ्रूट का पौधा बेल नुमा होता है, जो कीटों, रोगों के लिए प्रतिरोधी है। इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है तथा संसाधन और रखरखाव के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन देना है, कि ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि यहां पे मैंने सॉइल के पीएच को भी यहां पे बताया है। तो इस तरह से आपको 1 से 2 पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना है, और उसके बाद आपको आना है प्रस्तावित शोध के उद्देश्य। आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होंगे इस रिसर्च के, जिसमें कि यहां पे मैंने ड्रैगन फ्रूट के जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो बनाए हैं उत्तराखंड में ड्रैगन फ्रूट के लिए उपयुक्त जलवायु का अध्ययन करना, और दूसरा है ड्रैगन फ्रूट से किसानों का सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन करना, और तीसरा है ड्रैगन फ्रूट की खेती में किसानों की सहभागिता और समस्याओं का आकलन करना, और चौथा है भविष्य में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी सुझाव देना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। आपके ऑब्जेक्टिव भी 4 से 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, और 4 या 5 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आपको प्रस्तावित शोध विषय पर पूर्व में हुए शोध कार्य का पुनरावलोकन। तो यहां पे आपको जो आप प्रस्तावित शोध प्रस्तुत कर रहे हैं उस टॉपिक पे बेस्ड जो पूर्व में जो शोध हुए है उसका पुनरावलोकन करना है, उसका यहाँ पे जिक्र करना है कि आप जिस पर रिसर्च करने जा रहे हैं उससे संबंधित जो पहले शोध हुए हैं उन शोध का जिक्र यहाँ पे करना है। वो मात्र 3 से 4 शोध का जिक्र करना है, इससे ज्यादा नहीं। इसमें क्या करना होता है, जो शोध पहले हुए हैं उन शोध का एक तरह से आपको निष्कर्ष बताना है 2 से 3 लाइनों में, जिसमें कि आपको सबसे पहले उसका सरनेम लिखना है, और उसके बाद उसका जो नाम है वो नाम लिखना है, और उसके बाद ईयर लिखना है, और उसके बाद जो उस शोध का जो टाइटल है वो टाइटल नाम लिखना है, और उसके बाद जो इसके संपूर्ण शोध का जो निष्कर्ष है जो आपको निकालना होगा उस निष्कर्ष को आपको 2 से 3 लाइन में यहां पे लिखना होगा, क्योंकि आपको कम शब्दों में रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होता है।
तो यहाँ पे जो पूर्व में जो रिसर्च हुए हैं उन रिसर्च को आपको यहाँ पे बताना है, वो भी 3 से 4। इसको हम लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। तो यहां पे आपको 3 से 4 जो पूर्व में जो शोध हुए है उसका जिक्र करना होता है कम शब्दों में। और वो आपको कैसे मिलेंगे? एक तो आपको शोध गंगा में मिलेंगे, आपके टॉपिक से रिलेटिव जो भी पहले शोध हुए हैं, या गूगल में आप सर्च कीजिएगा। तो इस तरह से जब आप वहां पे उन सभी रिसर्च को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तो वहां से आप उसका निष्कर्ष निकालिएगा कि वास्तव में इसने इस शोध के माध्यम से क्या किया है। जो किया है उसको आप 3 से 4 लाइन में यहां पे लिख दीजिएगा। तो इस तरह से जो पूर्व में जो शोध हुए है उसको 3 से 4 आप यहां पे ऐड कीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है? प्रस्तावित शोध कार्य में शोध अंतराल की पहचान, यानी कि रिसर्च गैप। आपको रिसर्च गैप बताना है। किस तरह से जो ये रिसर्च गैप है वो कैसे मालूम होता है? जब आप अपने टॉपिक से संबंधित आप पूर्व में हुए शोध को पढ़ते हैं और वहां से आपको ये मालूम होता है कि किस तरह से कितना अभी रिसर्च हुआ है और किस तरह से आगे रिसर्च होना बाकी है। तो जो ये रिसर्च गैप है ये हमें मालूम होता है जब हम पूर्व में हुए शोध की स्टडी करते हैं। तो इस तरह से यहां पे हमें ये बताना होता है कि रिसर्च गैप क्या है। तो जो ही मैंने यहां पे बताया कि किस तरह से भारत में मुख्य रूप से बागवानी और कृषि क्षेत्र में खेती किसानी उत्पादकता के रूप में अलग अलग विषयों के संदर्भ में अध्ययन व शोध हुए हैं। लेकिन इन शोध अध्ययनों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि किसानों की आर्थिक प्रगति के साथ साथ विविधीकरण के संदर्भ में शोध नहीं हुए हैं। अतः ड्रैगन फ्रूट और किसानों के उन्नयन के संदर्भ में उसको आप आगे पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि वास्तव में रिसर्च गैप आपको क्या मिला है। जिसमें कि सबसे पहले ग्रामीण परिवेश में किसानों का परंपरागत फसलों से ड्रैगन फ्रूट की ओर स्थानांतरण, और दूसरा है परंपरागत फसलों से उत्पादन से ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करने पर किसानों की आर्थिक प्रगति का अध्ययन प्रस्तावित शोध में अपेक्षित है। और तीसरा संतुलित आर्थिक प्रगति में फसलों के विविधीकरण का अपेक्षित महत्व। और चौथा ड्रैगन फ्रूट से कृषि योग्य भूमि के विस्तार से खेती किसानी को लाभ का अध्ययन अपेक्षित है। और छठा प्रस्तावित शोध में देहरादून जिले में हस्तांतरण से पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरह से ये इस प्रपोजल के माध्यम से ये बताया गया कि किस तरह से जो रिसर्च गैप है वो रिसर्च गैप क्या है, ये आपको भी बताना होगा कि किस तरह से जब आप अपने टॉपिक से संबंधित पूर्व में हुए जो शोध है उसको आप पढ़ोगे, उसको आप समझोगे, तब आपको वहां से ये मालूम हो जाएगा कि अब मुझे क्या रिसर्च करना बाकी है, कितना पहले हुआ है, अब मैं इसको कहां तक ले जाना चाहता हूं। तो इस तरह से ये रिसर्च गैप मालूम होता है। और अब जो अगला स्टेप होता है वो होता है प्रस्तावित शोध की परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस। ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। जो हाइपोथेसिस है वो क्या होगी? एक तो हाइपोथेसिस को आपको ये समझना होगा कि हाइपोथेसिस होती क्या है। हाइपोथेसिस होती है एक तरह से कल्पना करना कि इस रिसर्च से क्या होने वाला है, क्या होगा। और ये जरूरी नहीं है कि रिसर्च कंप्लीट होने के बाद जो हमारी हाइपोथेसिस है वो फुलफिल हो जाएगी। यह हम एक कल्पना करते हैं हाइपोथेसिस के माध्यम से, वही हम यहां पे भी करेंगे। किस तरह से? जो ड्रैगन फ्रूट से संबंधित जो मैंने ये टॉपिक लिया है यहां पे, इसके माध्यम से किस तरह से मैंने हाइपोथेसिस बनाई है, जिसमें कि किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, और दूसरा कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाएगा, और तीसरा इस कृषि पद्धति से किसानों की उत्पादन लागत को कम किया जा सकेगा, और चौथा देश और समाज में खाद्य संतुलन स्थापित हो सकेगा।
और पांचवा, किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और सुधार होगा। तो इस तरह से जो ये हाइपोथेसिस है वो भी 4 से 5 होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। हाइपोथेसिस में हमें एक तरह से कल्पना करनी होती है कि इस रिसर्च के माध्यम से क्या होगा, तो इस तरह से ये कल्पना करनी होती है। और उसके बाद हमें मेथोलॉजी बतानी होगी, अनुसंधान पद्धति यानी कि रिसर्च मेथोलॉजी, कि जो हम इस टॉपिक से संबंधित जो रिसर्च करेंगे इसकी मेथोलॉजी क्या होगी। जो इस एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरह से मैंने जो ये रिसर्च मेथोलॉजी है वो किस तरह से लिखी है। प्रस्तावित शोध प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़ों या समंकों पर आधारित होगा। प्राथमिक आंकड़े जॉनसन बावर क्षेत्र से संकलित किए जाएंगे। इस प्रस्तावित शोध में प्राथमिक आंकड़े क्लस्टर सैंपल विधि के द्वारा एकत्रित किए जाएंगे और इस शोध में अतीत के तथ्यों को जानने के लिए ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। प्रस्तावित शोध में सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन के माध्यम से पारंपरिक और हस्तांतरित खेती के संबंधों के बारे में विश्लेषण किया जाएगा। तो इस तरह से ये मेथोलॉजी के माध्यम से हमें ये बताना होता है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च किस टेक्निक्स के तहत किया जाएगा, कैसे डेटा को एकत्रित किया जाएगा और कौन कौन से टूल्स को अपनाया जाएगा इस रिसर्च के दौरान, ये सब हमें बताना होता है मेथोलॉजी में। और अगला स्टेप है भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च के लिए आपने कोई ना कोई एरिया सिलेक्ट किया होगा। जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है उस एरिया के बारे में यहां पे बताना होगा कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है। जैसे कि यहां पे इस प्रपोजल के माध्यम से बताया गया कि किस तरह से प्रस्तावित शोध कार्य का भौगोलिक क्षेत्र देहरादून जिले के जॉनसन बावर क्षेत्र है। यह 1002 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है और यह संपूर्ण जॉनसन बावर क्षेत्र 2 ब्लॉक चक्राता ब्लॉक, कालसी ब्लॉक में विभाजित है। चक्राता ब्लॉक में 196 गांव है और कालसी ब्लॉक में 179 गांव है। जो संपूर्ण जॉनसन बावर में 365 गांव है। कालसी समुद्र तट से 780 मीटर पर स्थित है जबकि चक्राता 2118 मीटर पर स्थित है। प्रस्तावित अध्ययन के लिए देहरादून जिले के जॉनसन बावर के 2 ब्लॉक के 10-10%, चक्राता ब्लॉक 22 गांव, कालसी ब्लॉक 17 गांवों का चयन नमूने के लिए यानी कि सैंपल के लिए किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे यह हमें ब्रीफ में बताना होता है कि कौन सा एरिया हमने रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया है और किस तरह से हम इस एरिया से सैंपल कलेक्ट करेंगे और किस तरह से हम इसको विभाजित करेंगे ताकि हम साइंटिफिक तरीके से वहां से सैंपल को कलेक्ट कर सके। तो इस तरह से हमें इस चीज का जिक्र यहां पे करना होता है और उसके बाद हमें अंत में संदर्भ सूची को यहां पे देना होता है कि जहां जहां से हमने जो चीजें पढ़ी है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट हो सकती है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो आर्टिकल हो सकता है, वो कोई भी जर्नल हो सकता है। तो उनको हमने यहाँ पे ऐड ऑन करना होता है कि जहां जहां से हमने जो चीजें अभी पढ़ी है उन सब के लिंक हमें यहाँ पे देने होते हैं संदर्भ सूची में। तो इस तरह से ये रिसर्च प्रपोजल बनता है इन स्टेप के तहत, ये इसका फॉर्मेट होता है। अब मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से ये दिखाता हूं कि किस तरह से ये जो रिसर्च प्रपोजल है वो रिसर्च प्रपोजल किस तरह का दिखेगा और किस तरह से आपको उसको डिजाइन करना होगा ताकि आप और बेहतरीन तरीके से समझ सके कि किस तरह से हमें अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है। तो देखिएगा, तो ये इस तरह से रिसर्च प्रपोजल की ये पीडीएफ है और इस तरह से आपका कवर पेज बनेगा और उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा।
इंट्रोडक्शन भी आपको 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लिखना है। आपका कम शब्दों में होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आपके 4-5 इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव भी आपके पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। और उसके बाद ये आता है जो पूर्व में जो शोध हुए आपके टॉपिक से संबंधित, उसका यहाँ पे जिक्र है, वो भी आपके 3-4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आप आ जाता है रिसर्च गैप को आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बताना होता है। और उसके बाद हाइपोथेसिस भी पॉइंट टू पॉइंट, ये भी 4-5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये रिसर्च मैथोलॉजी को आपको कम शब्दों में बताना होगा कि किस तरह से कौन कौन से टूल एंड टेक्निक्स को अपनाया जाएगा इस रिसर्च के तहत। और उसके बाद आपको भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पे जिक्र करना होगा कि कौन से एरिया को आपने रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया है और क्यों किया है, इसका भी आपके पास जवाब होना चाहिए। और अंत में संदर्भ सूची होनी चाहिए, जहां जहां से आपने जो मैटर पढ़ा है, जो आपने चीजों को कलेक्ट किया है, उन सब के लिंक आपको यहां पे देने होंगे सबसे अंत में। तो इस तरह से यह आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो 5 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम शब्दों में होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। तो इस तरह से ये रिसर्च प्रपोजल का ये फॉर्मेट है। तो इस तरह से आपने इस पीडीएफ के माध्यम से ये देख लिया होगा कि किस तरह से आपको अपने रिसर्च प्रपोजल की पीडीएफ बनानी है और उसको बढ़िया तरीके से बाइंड करके आपको इंटरव्यू के दौरान ले जानी है। तो चलिए अब हम अपने पीपीटी पे आ जाते हैं। तो आप अब भली भांति से समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपको रिसर्च प्रपोजल को बनाना है। और ये रिसर्च प्रपोजल बड़ी बेहतरीन तरीके से बनाना है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो क्वेश्चन रिसर्च से संबंधित होने चाहिए। आपको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी बड़े ध्यान पूर्वक बनाने होंगे, और जो हाइपोथेसिस होंगी वो भी ध्यान पूर्वक बनानी होगी। तो इस तरह से कौन से एरिया से आप सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उसी एरिया को आपने क्यों चुना है, ये सब आपके पास जवाब होने चाहिए। तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइएगा और बड़े अच्छे तरीके से अपने इंटरव्यू को दीजिएगा। और आपका जो इंटरव्यू है वो आपके पक्ष में होना चाहिए, ताकि आपका जो फाइनल मेरिट में वो नाम आ सके, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो आज का ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। और अगर फिर भी कोई शंकाएं हो, कोई डाउट्स हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो मुझे दीजिएगा आप इजाज़त, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।